हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। प्यार और तकरार। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आप इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखें। एपिसोड नंबर 24। कनिका की बात सुनकर और कामनी जी गुस्से से बोली, आपको इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाने की इजाज़त किसने दी? और ये बताएं, आप बाहर कैसे जा रही हैं? किसकी इजाज़त से आप बाहर जा रहे हैं? मेरे इजाज़त से, बड़ी माँ साहब। सीढ़ियों पर खड़े अरमान की आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरमान अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर कामनी जी और कनिका की तरफ देख रहा था। कामनी जी अरमान के मुंह से ये बात सुनकर हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान ने कनिका को बाहर जाने की इजाज़त भी दे दी है और उसे इस तरह के कपड़े पहनने के लिए अलाउड कर दिया है, जबकि वो जानता था कि उनकी फैमिली में बहुओं का इस तरह कपड़े पहनना और ख़ासकर गांव में इस तरह रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहीं कनिका के दोस्त जो बाहर जीप में कनिका का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी अंदर आ जाते हैं। वो सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे क्योंकि अंदर का माहौल काफ़ी गर्मा गर्म लग रहा था। कुंवार था, ये जानते हुए भी कि हमारे परिवार में बहू का इस तरह कपड़े पहनना और नई दुल्हन का बाहर जाना मना है, पर फिर भी आप बहू रानीसा को ये इजाज़त दे रहे हैं। अरमान कनिका के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कामनी जी से बोला, बड़ी माँ साहब, उनका मन है तो उन्हें जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि रानीसा को इन छोटी छोटी बातों पर रोका जाना चाहिए। अरमान, हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। बहू रानीसा कहीं नहीं जाएंगी, पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये बाहर जा सकती हैं, और वैसे भी अकेले नहीं जा रही हैं, अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ ही जा रही हैं। पर अरमान, आप हमारी बात को इस तरह नकार नहीं सकते। बड़ी माँ साहब, आप समझ नहीं रही हैं। हम आपकी बात को नहीं नकार रहे हैं, बस हम चाहते हैं कि हम अपनी रानीसा को खुश रखें। और आखिर कब तक ये इस चार दीवारी में बंद रहेंगी? इन्हें भी हमारे गांव को देखने का पूरा हक है। अरमान की ये बात सुनने के बाद कामनी जी ने कुछ नहीं बोली। वो बस कनिका को एकटक घूर रही थी। कनिका के मुंह से तो कुछ तब भी नहीं निकल रही थी, लेकिन उसे यकीन हो रहा था कि अरमान उसके लिए अपनी बड़ी माँ साहब का कहना टाल रहा है। घर वाले भी बिल्कुल हैरान थे, यहाँ तक कि प्रियंका को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जहाँ अरमान कामनी जी की कही गई कोई भी बात नहीं टालता था, वो अरमान आज कनिका के लिए एक्सक्यूज़ दे रहा था। चलो कनिका, इतना कहकर अरमान कनिका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर की तरफ ले जाता है। कनिका के दोस्त भी एक बार कामनी जी के चेहरे को देखते हैं, फिर बाहर की तरफ चले जाते हैं। अभिषेक, जो कि अरमान और कनिका को ही घूर रहा था, उसने अपनी नज़रें हटाकर प्रियंका की ओर की। वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी, पता नहीं भाई को क्या हो गया है। आज इस लड़की के लिए उन्होंने बड़ी माँ साहब की बात को टाल दिया। ये लड़की हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए आई है, पर घर वाले इस बात को समझते ही नहीं हैं। और भाई तो इस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रियंका गुस्से से ये सब कह रही थी तो अभिषेक ने प्रियंका की कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और बोला, अरे यार, तुम छोड़ो ना ये सब बातें, वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी वो। हम दोनों भी गांव घूमने चलते हैं। मुझे तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ गांव की खूबसूरती भी देखनी है। प्रियंका गुस्से से अभिषेक को अपने से दूर झटकते हुए कहती है, छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना। यार प्लीज़ चलो ना। देखो कनिका और तुम्हारा भाई भी तो जा रहा है। क्या तुम नहीं चाहती हो कि कनिका को हम थोड़ा सा जेलस फील कराएं, उसकी इस खुशी को थोड़ा सा गम में बदलें? अभिषेक ने प्रियंका को समझाते हुए बोला। प्रियंका अभिषेक की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो भी नहीं चाहती थी कनिका इतनी आसानी से अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट को एंजॉय करे, इसलिए वो उसकी बात पर एग्री हो जाती है। हाउ स्वीट यू आर, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और तुम्हें सब कुछ पता होता है। आई लव यू अभिषेक। प्रियंका की बात सुनकर अभिषेक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो प्रियंका के गर्दन पर बाइट करते हुए उसके कान में कहता है, ओ बेबी, आई लव यू टू। अब चले, वरना वो लोग चले जाएंगे और हम दोनों यहीं पर रह जाएंगे। प्रियंका अभिषेक की बात सुनकर मुस्कुरा देती है,
फिर वो दोनों भी बाहर की तरफ चले आते हैं। अभिषेक के दिमाग में तो कनिका का ही खूबसूरत बदन घूम रहा था। अब उसके दिमाग में प्रियंका की जगह कनिका चल रही थी। इधर कामनी जी का रूम देख लिया ना आपने? आज कुंवर शाह ने आपकी बात भी किस तरह टाल दी। मैंने कहा था आपसे कि एक दिन आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि वो समय अब आ गया है। कामनी जी के रूम में खड़ी शैलजा ने मुस्कुराते हुए बोली। शैलजा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो शैलजा की काली शक्तियों का भ्रम था। कामनी जी शैलजा की तरफ नजरें उठाकर देखती हैं। उनकी हिलती हुई चेयर भी अचानक रुक जाती है। कामनी जी ने शैलजा से बोली, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और कुंवर शाह ने क्या कहा है क्या नहीं, ये तुम्हें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि उस रात बहू रानी साहब पर हमला तुमने ही किया था। तुम इस महल में मौजूद थी और ये मत भूलो कि तुम हमारी वजह से ही इस महल में आ जा सकती हो, वरना तुम्हारी यहाँ होने की भनक अरमान को आसानी से लग जाती है। कामनी जी की बात सुनकर शैलजा उनके पास आकर उनके घुटनों पर अपना हाथ रखते हुए वहीं बैठ जाती है और उदास चेहरे के साथ और कामनी जी को देखते हुए कहती है, जब आप हमारी इतनी मदद करती हैं तो आप हमारी एक छोटी सी मदद नहीं कर सकती? उस लड़की को मार क्यों नहीं देती? आपने हमसे वादा किया था। आप अपना वादा नहीं भूल सकते हैं बड़ी माँ साहब। हम अपना कोई वादा नहीं भूलते हैं। हमने अपने सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है। तुमने हमेशा वही किया जो हमने करने से तुम्हें मना किया था। तुमने हमारी कभी बात नहीं मानी। हमने तुम्हें कहा था कि बेवकूफ़ी में कोई भी कदम मत उठाना। एक बार हमारे घर के चिराग को इस दुनिया में आने के बाद हम खुद उस लड़की को मार डालते और अरमान को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले कर देते, लेकिन तुमने अपने लिए अरमान के दिल में जो नफ़रत पैदा कर दी है उसको हम नहीं मिटा पाएंगे और अब अरमान तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तुम्हारे करीब आना तो कैसे पसंद कर सकते हैं। कामनी जी के मुंह से ये बातें सुनकर शैलजा ने अपना सिर उनके घुटनों पर ही रख देती है और सुबक सुबक कर रोने लगी। ऐसा ना कहिए माँ साहब, ऐसा ना कहिए। कामनी जी ने एक नज़र शैलजा पर डाली, फिर अपनी नज़रें खिड़की की तरफ कर लेती हैं। कामनी जी के नज़रें घुमाते ही वो भरम भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जीप में कनिका के सभी दोस्त एंजॉय करते हुए चिल्ला रहे थे और खुली हवा में अपने हाथ फैलाकर जोर जोर से गाने गा रहे थे। वहीं पिछली सीट पर बैठी कनिका ये सब देखकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। अरमान कनिका को इस तरह हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। उसकी नज़रें कनिका के चेहरे पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छाई हुई थी। जीत कार ड्राइव कर रहा था और माही जीत के पास ही ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी थी। बाकी सभी दोस्त पीछे बैठे थे। प्रियंका और अभिषेक रश्मि के पास बैठे। रश्मि अपनी कोने से प्रियंका को जीप से बिल्कुल टच कर देती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए प्रियंका को वहाँ बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रश्मि का प्रियंका को इस तरह परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो जानबूझकर प्रियंका को बार बार कोहनी मार रही थी। प्रियंका इरिटेट होकर रश्मि को हल्का सा धक्का मारते हुए कहती है, तुम ढंग से नहीं बैठ सकती क्या? मुझे प्रॉब्लम हो रही है। रश्मि प्रियंका की तरफ देखते हुए अपने कंधे उठाकर कहती है, हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर जगह बहुत कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तुम्हें अगर राजकुमारी की तरह बैठना है तो तुम्हें अपनी कार से आना चाहिए था। हमारे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी तुम तो बिन बुलाए मेहमान हो, कहीं पर भी आ जाती हो। रश्मि के मुंह से ऐसे लफ्ज़ सुनकर प्रियंका उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, अपने दांत पीसकर कहती है, यू ओ यस मी, सो व्हाट? मुझे इस तरह मत घूरो, तुम्हारी बकरी जैसी आंखें मुझे नहीं डर लगता है। रश्मि ने प्रियंका की बात काटते हुए बोली और उसकी उंगली पकड़कर उसकी तरफ ही घुमा दी। प्रियंका को रश्मि की हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने पैर पटककर झल्लाकर चुपचाप खामोश बैठ जाती है। वहीं सामने वाली सीट पर अभिषेक बैठा हुआ था, जो कि एकटक कनिका को देख रहा था। कनिका की गोरी कमर बेहद खूबसूरत लग रही थी
और उसके शॉर्ट की वजह से उसकी गोरी टांगें भी साफ दिखाई दे रही थी। अभिषेक की नज़र कनिका के बदन पर ठहरी हुई थी। अभिषेक कनिका के बदन को निहारते हुए ये सब सोच ही रहा था। यार, ऐसी खूबसूरत अप्सरा मेरे हाथ से आकर भी कैसे निकल सकती है? मैंने तो कभी इसे इतनी गौर से देखा ही नहीं था। इतनी खूबसूरत भी थी। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। क्या मैं फालतू ही प्रियंका के पीछे पागल था, जबकि मेरे पास तो चांद का टुकड़ा रखा हुआ था जिसे एक बार चखना तो बनता था। अभिषेक ये सब नहीं जानता था कि उसकी नज़रों को अरमान भी नोटिस कर रहा था। अचानक ही अभिषेक की आंखों में उड़ते हुए एक मधुमक्खी आकर डंक मारकर चली जाती है, जिस पर अभिषेक चीखते हुए जोर से चीख कर आप बचाओ मुझे। अभिषेक के चीखने की आवाज़ से अचानक ही जीत गाड़ी के ब्रेक लगाता है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। मधुमक्खी तो उड़ गई थी, लेकिन अभिषेक दर्द से छटपटा रहा था। प्रियंका तुरंत उसके पास आकर उससे कहती है, अभिषेक क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? वो दर्द से कराहते हुए कहता है, मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है। मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो, जल्दी, बहुत दर्द हो रहा है। प्रियंका अरमान की तरफ देखते हुए कहती है, भाई प्लीज़ कुछ करिए, उसको बहुत दर्द हो रहा है। अब हमें वापस हवेली चलना चाहिए। रश्मि प्रियंका की तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं यार, घर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि गांव का मार्केट पास में ही है और यहाँ से वापस घर जाने में ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अभिषेक की आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसकी आंखें सूज गई थी, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था, दर्द से कराह रहा था। जिसे देखकर कनिका ने अरमान से बोली, लगता है अभिषेक को बहुत दर्द हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अरमान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस अभिषेक को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, पर वो अपनी मुस्कान छुपाते हुए कनिका से बोला, नहीं, हवेली वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट आने वाला है तो वहाँ पर हमारे गांव के वैद्य का घर है। इन खेतों को पार करने के बाद हम गांव के मार्केट में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर कोई ना कोई औषधि मिल जाएगी। अरमान ने जीत और बाकी दोस्तों को पहले ही गांव का रास्ता बता दिया था। जीत ने वापस जीप स्टार्ट की और गांव के मार्केट की तरफ बढ़ गया। वो लोग इस वक्त खेत के बीच से गुजर रहे थे। आसपास काफ़ी हरा भरा खेत था, पानी के फव्वारे चल रहे थे, सब कुछ काफ़ी खूबसूरत था। वो गांव इस तरह बसा हुआ था जैसे पुराने ज़माने के गांव हुआ करते थे। वहाँ खेतों में कुछ लोग काम भी कर रहे थे, पर उनमें से किसी का भी ध्यान उन लोगों पर नहीं था। सभी अपने काम में व्यस्त थे। प्रियंका ने अभिषेक का हाथ टाइटली पकड़ी हुई थी और उसे शांत कराते हुए कह रही थी, अभिषेक अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम थोड़ी देर में मार्केट पहुंच जाएंगे तो तुम्हें मेडिसिन मिल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। रश्मि अभिषेक की तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, तुम्हें एक ही मधुमक्खी ने काटा, मुझे इस बात का अफसोस है। अगर तुम्हें 20 से 30 मधुमक्खी काटती तब मुझे और मेरे दिल को सुकून मिलता। घटिया आदमी। कुछ ही देर में जीप मार्केट में आकर रुकती है। वो सभी जीप से बाहर निकलते हैं। प्रियंका अभिषेक को पकड़कर नीचे उतारती है। वहाँ पर सभी गांव के लोग अपना अपना व्यापार चला रहे थे। कोई दुकान लगाए बैठा था, कोई खाने का पीने की चीज़ें, कहीं गांव वालों के लिए कपड़ों की दुकान थी, कहीं चूड़ियों की और ज्वेलरी की। सभी खुली जगह में अपना कारोबार जमा कर बैठे थे। यहाँ शहर जैसा कुछ नहीं था। वहीं एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो कुछ दवाइयों की शीशी लिए बैठा था। वो सभी अभिषेक को लेकर वहाँ चले आते हैं। अरमान को वो देखकर वो उस बुढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बूढ़ा आदमी अरमान के सामने ऐसे झुक जाता है जैसे अरमान कोई राजा हो। वारसा, आप यहाँ बहू रानीसा के साथ आए, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। बताएं, मैं आपकी क्या मदद करूँ? वो बुढ़ा अरमान को देखते हुए खास कर बोला। अरमान ने अभिषेक के बारे में उस बूढ़े आदमी को बताया तो उस बूढ़े आदमी ने कुछ औषधि अभिषेक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इन्हें अपनी आंखों पर लगा लो, कुछ देर आराम करो, तुम्हें राहत मिलेगी। अरमान ने अभिषेक को वो औषधि अपनी आंखों में लगाकर कुछ देर जीप में ही बैठकर रेस्ट करने को कहा। बेचारा अभिषेक,
जो करने यहाँ आया था वैसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे की शेप जरूर खराब हो गई। प्रियंका भी अभिषेक पर बेहद गुस्सा कर रही थी, क्योंकि अब उसे भी अभिषेक के पास ही रुकना पड़ रहा था। आपके यहाँ पर कोई पैसे नहीं लेता क्या? रीमा अरमान की तरफ देखते हुए सवालिया नजर से बोली। नहीं, इस गांव को पैसों की ज़रूरत नहीं है, अरमान मुस्कुराकर बोला। तो फिर ये गांव चलता कैसे है? मतलब लोग अपना खर्चा कैसे निकालते हैं? खून पीकर, अरमान व्यंग्यात्मक हंसी में बोला। अरमान की बात सुनकर कुछ पल सभी खामोश हो गए और हैरानी से अरमान के चेहरे को देखने लगे। ऐसे ही अचानक अरमान के मुंह से हंसी निकल आई। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये हवेली में आकर हर महीने का हिसाब ले जाते हैं बड़ी माँ साहब, महीने के अंत में ही सभी का बकाया उन्हें लौटाती हैं। अरमान की बात सुनकर कनिका के दोस्त मुस्कुराने लगते हैं। कनिका को भी अरमान की बात सुन और सभी के डरे हुए चेहरे देखकर हंसी आ जाती है। अच्छा जीजू, आप हमें इस गांव के बारे में बताएं। हमें इस गांव के बारे में बहुत जानना है, रश्मि अरमान के पास आकर बोली। ठीक है, शॉपिंग करते हुए बताता हूँ, इस बहाने गांव को घूम भी लेंगे और जान भी लेंगे। हाँ ठीक है। वो सभी अरमान के साथ बाकी की दुकान पर आते हैं। फिर खाने पीने की दुकान पर अरमान उन्हें गांव के मार्केट की सैर करवाते हुए गांव के बारे में बताने लगता है। वहीं कनिका इन सभी से पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि उसे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। अरमान को उसके दोस्तों ने घेरा हुआ था, इसीलिए वो अरमान से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अचानक ही कनिका को चक्कर आने लगते हैं और वो चूड़ियों की दुकान के बाहर ही बेहोश हो जाती है। कनिका के गिरते ही धम की आवाज़ आती है, जिस पर सभी पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं। कनिका बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। ये देखकर अरमान और कनिका के दोस्त उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कनिका जैसे ही बेहोश होकर नीचे गिरती है, अरमान और कनिका के दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। कनिका बेसुध होकर गिर गई थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अरमान ने कनिका को तुरंत अपनी बाहों में उठाया। वहीं रश्मि कनिका के गालों को थपथपाते हुए उसे आवाज़ दे रही थी। कनिका, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो प्लीज़। पर कनिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अरमान, जो कनिका को बेहोश देखकर बिल्कुल हाइपर हो गया था, उसने कनिका के दोस्तों से कहा, हमें वापस घर चलना होगा। मैं कनिका को ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकता। तभी रीमा बोली, पर जीजू, यहाँ पर वो वैद्य है ना, उनके पास चलते हैं, वो देख लेंगे कि कनिका को क्या हुआ है। रीमा की बात सुनकर अरमान उसे घूर कर देखा और बोला, हमें वापस हवेली जाना होगा, मतलब वापस महल जाना होगा। उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला। अरमान को इतना हाइपर होते हुए देखकर वो सभी बहुत हैरान थे, लेकिन रश्मि उन्हें समझाते हुए बोली, शायद जीजू सही कह रहे हैं, हमें वापस हवेली चलना चाहिए। पता नहीं अचानक से बेहोश हो गई है, क्या हुआ होगा, हम हवेली में ही इलाज करवा लेंगे। रश्मि अरमान की हाइपरनेस समझ रही थी। उसने एक ही दिन में अरमान के दिल में कनिका के लिए पजिशनेस को देख लिया था। वो सभी वापस जीप के पास आते हैं। जीत कार स्टार्ट करता है। प्रियंका और अभिषेक भी उन सभी को इस तरह देखकर बिल्कुल हैरान थे, पर अरमान ने गोद में कनिका को उठाया हुआ था, जिसे देखकर प्रियंका सारा मामला समझ गई। अरमान कनिका को लेकर पीछे सीट पर बैठ गया। प्रियंका ने जब कनिका के बारे में पूछा तो उसने सिर्फ इतना बताया कि वो अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद उसने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ कनिका पर था। वो कनिका के चेहरे पर पानी के बूंद डाल रहा था, लेकिन कनिका को होश नहीं आता। कुछ देर में वो सभी वापस हवेली पहुंच गए। अरमान कनिका को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर एंटर करता है और सुमित्रा जी को आवाज़ देते हुए तेज आवाज़ में कहता है, माँ साहब देखिए ना, कनिका को क्या हो गया है, ये अपनी आंखें ही नहीं खोल रही है। ये कहते हुए अरमान ने कनिका को वही सोफे पर लेटा दिया। अरमान की आवाज़ सुनकर अंदर से सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ कनिका को? सुमित्रा जी अरमान के पास आकर बोली। अरमान का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो परेशानी से कनिका के चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी कामनी जी भी वहाँ पर आ जाती हैं और कनिका को बेहोश देखकर अरमान से कहती हैं, हमने कहा था नई बहू को बाहर मत लेकर जाओ, उसका इस घर से बाहर जाना ठीक नहीं है।
लेकिन आप लोगों को हमारी बातें समझ ही नहीं आती है। और नई बहू का इस तरह छोटे कपड़े पहन के बाहर जाना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप सब देख लीजिए क्या परिणाम हो रहा है। कामनी जी की बात सुनकर सभी ने अपनी नजरें झुका ली। तभी साची जी कनिका के पास आते हैं और कनिका के बिल्कुल बगल में आकर बैठ जाती हैं। वो सभी को कनिका से दूर हटने को कहती हैं। आप सब परेशान मत होएं, हम देखते हैं क्या हुआ है। साची जी ने घर की सबसे बड़ी थी और कुछ मामलों की उन्हें जानकारी थी, इसलिए सब उनकी बातों को मानकर कनिका से थोड़ा दूर हटकर बैठ जाते हैं। लेकिन अरमान ने अभी भी कनिका के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था और वहीं जमीन पर घुटने मोड़कर बैठा था। उसकी नजरें कनिका के बेसुध चेहरे पर थी। साची जी ने कनिका के पास आकर उसके माथे पर अपने हाथ रखकर उसके शरीर का टेम्परेचर चेक करती हैं। कुछ देर बाद सुमित्रा की तरफ देखते हुए बोली, हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। सुमित्रा जी ने अपनी गर्दन हिला दी और टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर साची जी को दे देती हैं। साची जी पानी के कुछ छींटे कनिका के चेहरे पर मारती हैं। कनिका अभी भी बेहोश थी। साची जी पानी का गिलास वापस सुमित्रा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहू रानी सा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसने अपनी आंखें क्यों नहीं खोली है। दादी माँ, इन्हें बोलिए ना अपनी आंखें खोले। हमें इस तरह इनका बेहोश होना पसंद नहीं है, इन्हें होश में लाएं। अरमान कनिका के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए साची जी से बोला। साची जी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो होश में आ जाएगी, लेकिन अगर वो होश में आ गई तो आप होश में नहीं रहेंगे। साची जी को इस वक्त इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अरमान गंभीर होकर बोलता है, दादी माँ, आप इस वक्त मुस्कुरा रही हैं, ये जानते हुए भी कि मेरी जान निकल रही है। कनिका को ऐसे, अरे क्यों ना मुस्कुराएं, जब हमारी बहू रानी सा माँ बनने वाली है और हम परदादी सा बनने वाले हैं। साची जी अरमान की बात को काटते हुए बोली। जब सभी घर वालों और कनिका के दोस्तों ने ये सुना तो वो हैरान रह गए। उन सभी ने एक साथ कहा, क्या? हाँ, हमारी बहू रानी सा प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। साची जी ने सभी के चेहरे को देखते हुए बोली। उनकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी से भरी हुई स्माइल आ गई। अरमान के आंखों में नमी आ गई और वो कनिका के चेहरे को एकटक देखने लगा, जिस दिन का वो इतने सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिर कनिका ने उसे वो खुशी दे ही दी थी। उसे बस अब कनिका के होश में आने की देरी थी, ताकि वो कनिका को अपने गले से लगाकर उसे कह सके कि वो उसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। वही प्रियंका और अभिषेक तो बिल्कुल हैरान थे। प्रियंका को यकीन नहीं हो रहा था कि कनिका इतनी जल्दी अरमान के बच्चे की माँ बन सकती है, जबकि अभिषेक को तो बेहद गुस्सा आ रहा था। जो लड़की उसे नहीं मिल पाई, वो पहले अरमान को कैसे मिल गई। कुछ ही देर में कनिका को होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले अरमान के चेहरे की तरफ देखी और फिर अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सभी उसे घेर कर बैठे थे। कनिका अपने आप को इस तरह सभी के बीच में होश आते ही धीमी आवाज़ में कहती है, अरमान, मैं इस वक्त कहाँ हूँ। कनिका उठने की कोशिश करती है। अरमान तुरंत ही कनिका को अपने गले से लगा लेता है और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कनिका अरमान के अचानक से इस बर्ताव से बिल्कुल हैरान रह जाती है और सब मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। कनिका को ये काफ़ी वियर्ड लगता है। कनिका अरमान से कहती है, अरमान, क्या हुआ आपको और आप रो क्यों रहे हैं। अरमान कनिका को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, थैंक यू सो मच कनिका, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया करूं कम है। मैं नहीं बता सकता मैं इस वक्त कितना खुश हूं, लेकिन मेरी खुशी के लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत बड़ा थैंक यू करता हूं। कनिका को अरमान की कोई भी बात नहीं समझ आ रही थी। वो सवालिया नज़रों से सभी के चेहरे को देख रही थी। रश्मि को भी इस तरह मुस्कुराते देखकर वो समझ गई थी कि बात कुछ तो ऐसी है जो उससे रिलेटेड है, लेकिन क्या ये नहीं पता। कनिका अरमान से अपने आप को अलग करते हुए उससे बोली, आखिर बात क्या है अरमान,
आप सब इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तभी पास ही बैठी हुई साक्षी जी ने अपने हाथों से कंगन निकालकर कनिका के हाथों में पहनाते हुए कनिका के माथे को चूम लिया और कनिका से बोली, आप माँ बनने वाली हैं। कनिका उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, आप ये मुझे क्यों पहना रही हैं दादी? ये कहते कहते अचानक वो रुक गई और फिर वो चुप हो जाती है और उनके चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगती है। कनिका का मुंह खुला था और उसकी आंखें साक्षी जी के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या कहा आपने दादी माँ? साक्षी जी कुछ कहती तभी रश्मि कनिका के पास आई और कनिका को गले लगाते हुए बोली, अरे बस कर नौटंकी कर दिया, हम तो डर गए थे, पता नहीं तुझे क्या हो गया है। जीजू की तो हालत ही खराब हो गई थी, आराम से सो रही थी, फिर हमें पता चला कि तेरे बेहोश होने का कारण कोई और नहीं बल्कि आने वाला नन्हा मेहमान है। कनिका की आंखें नम हो गई, उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो माँ बनने वाली है। उसके अंदर एक नन्ही जान है। उसके लिए ये पल कितना भावुक था वो सिर्फ वो ही जानती थी। एक लड़की के लिए माँ बनना कितनी बड़ी बात होती है। इस वक्त कनिका महसूस कर पा रही थी। रश्मि उससे दूर हुई और उसे रोता हुआ देखकर उसके आंखों से आंसू को साफ करने लगी। आंसू तो रश्मि की आंखों में भी आ गए थे, लेकिन वो अपने आप को रोक रही थी। उसके लिए ये खुशी के आंसू थे। सभी घर वाले और कनिका के दोस्त कनिका को मुबारकबाद दे रहे थे। इन सभी के बीच कनिका की नज़र वहीं फ्लोर पर बैठे हुए अरमान की तरफ थी। अरमान नम आंखों से कनिका को देख रहा था। कनिका के लफ्ज भी अरमान से बातें करने के लिए बेकरार थे, उसके सामने आने को तड़प रहे थे। लेकिन अभी कनिका सभी से घिरी हुई थी और सभी लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। सुमित्रा जी और साक्षी जी कनिका को क्या खाना है क्या नहीं इस बात की हिदायत दे रही थी। माही और कनिका की दोस्त आने वाले नन्हे मेहमान का क्या नाम रखना है, उसे कैसे कपड़े पहनाने हैं, लड़का होगा या लड़की, इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसे सुनकर अरमान के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। वो सभी अपनी अपनी बातों में बिजी थे। कनिका कुछ देर बाद अपने रूम में थी। उसे सभी आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अरमान कनिका के पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, काफ़ी थक गई हो तुम। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए बोली, अब तो आप बहुत खुश हैं ना? आपने जैसा कहा था मैं वैसे ही कर रही हूँ। अब मुझे ना आपसे कोई शिकायत है और ना ही मैं आपको गलत कहती हूँ। अरमान कनिका की बात सुनकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में एकटक देखने लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा यह हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। जब तक ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।